इससे पहले हमने आपको गॉस लॉ के बारे में समझा दिया था। वहाँ पे हमने समझाया था कि गॉस लॉ जो होता है वो वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में एक संबंध होता है। गॉस लॉ क्या होता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर चार्ज को किसी क्लोज बॉडी के द्वारा घेर दिया जाए तो उसके द्वारा जो निकलने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स होता है वो उसके अंदर उपस्थित चार्ज का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये हमारा गॉस लॉ का नियम था, उसको हमने प्रूव भी करा दिया था। गॉस लॉ क्या होता है कि गॉस लॉ के एप्लीकेशंस जो हैं वो बेसिकली जब हमारे पास चार्ज जो होते हैं वो एक समान रूप से वितरित होते हैं तब किया जाता है। कूलॉम्स लॉ में हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते थे तो वहाँ पे हमारे जो चार्ज थे वो इधर उधर डिस्क्रीट चार्ज थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, इधर ऐसे ऐसे डिस्क्रीट है, तो इसके द्वारा किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कूलॉम्स लॉ का यूज कर लेते थे। लेकिन अगर चार्ज हमारे पास कंटिन्यूसली अगर वितरित है, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारे पास प्लेन शीट है, अगर इसके ऊपर ऐसे एक समान रूप से वितरित चार्ज है, कंटिन्यूसली वितरित है, तब किसी पॉइंट पे हम इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गॉस लॉ का प्रयोग किया जाता है। तो गॉस लॉ एक समान रूप से वितरित आवेशों के द्वारा जो उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसके अनुप्रयोग में सबसे पहला है हमारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है इसको समझिए। मान लीजिए हमारे पास कोई वायर है, ये हमारे पास एक वायर है और इसके ऊपर एक समान रूप से हमारे पास चार्ज जो है वो वितरित है। ये जो चार्ज है ये एक समान रूप से इसके ऊपर वितरित है और ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट यहां पे ले रहे हैं, ये कोई पॉइंट P है जो कि इस L लंबाई, मान लीजिए इस तार की लंबाई क्या है? L है। ये एक L लंबाई का तार है, टोटल इसकी लंबाई L है, जो कि वक्राकार भी हो सकता है। वक्राकार मतलब ऐसे भी हो सकता है, ये वायर सीधा भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि अनंत लंबाई, तो वायर की लंबाई तो अनंत हो नहीं सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने डिस्टेंस लिया है यहां से इस वायर से यहां तक कि हमने मान लीजिए कोई डिस्टेंस R लिया है, इस R के रेस्पेक्ट में ये जो वायर होता है ये बहुत ही बड़ा होता है। इसी को हम कहते हैं अनंत लंबाई के वायर। उसके कह रहा है कि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए आप किस तरह से गॉस के नियम का अनुप्रयोग कर सकते हैं वो हमें बताना है। तो यही है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट, ये हमारा एक निकट पॉइंट है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम गॉस नियम का प्रयोग करते हैं। इसमें होता क्या है कि ये हमारा एक L लंबाई का वायर होता है, इससे एक R दूरी पर एक पॉइंट P होता है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी होती है, निकालनी होती है। इस P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। हमने आपको बताया था गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसका वास्तविक कोई मतलब वास्तव में ये कोई पृष्ठ होता नहीं है। हम एक इमेजिनेशन के थ्रू मान लेते हैं कि ये एक गॉसियन पृष्ठ है। तो गॉसियन पृष्ठ की विशेषता क्या होती है कि चार्ज उसमें उसके अंदर कहीं पर भी उपस्थित हो, उसके द्वारा जो टोटल वैद्युत फ्लक्स फाई होगा वो उस टोटल चार्ज के 1/ε0 गुना होगा। चार्ज उस बॉडी के अंदर कहीं पर भी प्रेजेंट हो इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए ये गॉसियन पृष्ठ है, ठीक, तो चार्ज यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पर भी हो, जो टोटल फ्लक्स होगा फाई की वो इसके Q/ε0 मतलब जो टोटल चार्ज है Q उसका 1/ε0 गुना होगा। ये हमने आपको बता दिया था। तो जब अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के द्वारा जो उसके निकट किसी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि हम एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ यहाँ पे जो हम रचना कर रहे हैं वो एक बेलनाकार है इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक।
ये हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ है। ये कैसी है? ये बेलनाकार है। और ये जो हमारा यल लंबाई का वायर है, इसके ऊपर एक समान रूप से चार्ज हमारे वितरित है। ठीक, ये लंबाई यल है इसकी, ये टोटल लंबाई यल है जिस पर एक समान रूप से चार्ज उपस्थित है। तो चार्ज है, तो चार्ज के थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये चारों तरफ प्रोड्यूस होगा, मतलब इस वायर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो एक नियत होगा। नियत मतलब चारों तरफ एक समान होगा। इस पृष्ठ के अंदर ये जो हमने पृष्ठ, मान लीजिए जो वायर था, वायर को हमने उस पृष्ठ के अंदर शिफ्ट कर दिया है, तो उस वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चारों तरफ एक समान होगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो कि इससे बाहर की तरफ निकलेगा, इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पे ये जो पॉइंट हमने ले रखा है, यहाँ पे हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, ये वाला, जिसको हम कह रहे हैं डी ए। क्यों? क्योंकि वो हमारा टोटल जो बेलनाकार पृष्ठ है इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। उस क्षेत्रफल हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया जिसको हम कहेंगे क्षेत्रफल अवयव डी ए। तो ये बताइए कि इस वायर से जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इस क्षेत्रफल का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, और इसके इस वायर के द्वारा जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी परपेंडिकुलर इसके बाहर की तरफ होगा। तो इसके बीच में जो बनने वाला थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। यहाँ पे एक आप क्षेत्रफल कंसीडर कर लीजिए यहाँ पे, और एक क्षेत्रफल यहाँ पे। तो ये क्षेत्रफल जब आप लेंगे तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ बाहर की तरफ हो जाएगा, ये डी ए वेक्टर मान लीजिए। इसका ये जो एरिया वेक्टर है ये बाहर की तरफ हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के परपेंडिकुलर बाहर होता है, तो इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, इस डायरेक्शन में होगा। तो इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो भी 90 डिग्री का बीच का। लेकिन यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है फ्लक्स को निकालने का? तो फ्लक्स को निकालने का हमारे पास फार्मूला है कि फाई ई इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। अगर ई और डी के बीच में बनने वाला कोण थीटा है तो इसको लिखते हैं वेक्टर ई इंटू, सॉरी वेक्टर नहीं होगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर ये तो हमारा था डी ए क्षेत्रफल, मतलब अगर हमारा छोटा हो तो उसके द्वारा जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स था ये भी छोटा होगा, तो ये डी फाई ई हो जाता था। लेकिन अगर हमको इस टोटल पृष्ठ के द्वारा या किसी भी पृष्ठ के टोटल सरफेस के द्वारा जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है उसकी कैलकुलेशन करना होता है, तो हम क्या कहते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं टोटल एरिया के लिए। तो ये जो हमारा हो जाता है ये हो जाता है फाई ई इक्वल इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता था। ये हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे इस पॉइंट पी पे हमें वैद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है। तो हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव अगर डी ए लेते हैं तो उसके बीच में बनने वाला कोण क्या है? तो फाई ई डी फाई ई, हम इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर पॉइंट पी के लिए, फॉर पॉइंट पी। फॉर पॉइंट पी के लिए क्या कर रहे हैं? हम कैलकुलेशन कर रहे हैं डी फाई ई का। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ये इसके इक्वल होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके बीच में बनने वाला थीटा कोण 0 डिग्री है, और थीटा के फॉर्म में हमारा जो इक्वेशन है वो ये है, और वेक्टर के फॉर्म में हमारा जो इक्वेशन है ये है। तो डी फाई ई
इक्वल क्या हो जाएगा, ई डी ए काश जीरो की वैल्यू, काश जीरो की वैल्यू 1 होती है क्योंकि थीटा इक्वल टू 0, और काश जीरो रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि काश 0 बराबर 1, तो यहाँ पे काश 0 1 का यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। तो हमको पता चल गया कि इस छोटे से डी ए वेक्टर के द्वारा जो हमारा छोटा सा वैद्युत फ्लक्स होगा डी फाई ई, वो किसके बराबर होगा, ई इंटू डी ए के। अब हम कह रहे हैं कि इस पूरे पृष्ठ के द्वारा जो टोटल वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा। इसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको जो मिलने वाला फाई ई है वो टोटल मिल जाएगा। तो टोटल के लिए हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल या संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो हमारा फाई ई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। तो फाई ई इंटीग्रेशन ए क्या है, ये है इस टोटल बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम इसकी क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे हैं, न इसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, हमने टोटल इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए इंटू डी ई इंटू डी ए, इस इक्वेशन से। क्योंकि यहाँ पे देखिए ई हमने शुरू में ही आपको बताया रखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ये चारों तरफ एक समान है, तो ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस तो होगा नहीं। तो जब इसके अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो इंटीग्रेशन करते समय वो बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा फाई ई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। ये आपको पता चल गया। ये इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, इसमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, डीए का। मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 1 का जब आप डीए के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है ए के, या ये है क्या, ये है इसका एरिया, और एरिया होगा कितना, चूंकि एरिया कितना होगा, एरिया वेक्टर ई इंटू डी ए बराबर किसके हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एल, ये इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक, ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वो अब किस रूप में बन जाएगा, तो फाई ई बराबर ई 2 पाई आर एल, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। लेकिन इससे पहले हमको बताने के लिए आपको एक चीज बता देना जरूरी था कि इसमें एक हमारा और टर्म यूज होता है जो कि कहते हैं आवेश घनत्व। तो ये संभवतः आपको पता भी होगा, अगर नहीं होगा तो पहले आप उसको समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा आवेश घनत्व का। एक टर्म होता है आवेश घनत्व, जिसको हम कहते हैं लैम्डा। ये क्या होता है इसको समझ लीजिए। मान लीजिए ये हमारा जो एल लंबाई का वायर था, इसके ऊपर हमने चार्ज को डाला है, एक समान रूप से वितरित किया है। तो इसके प्रत्येक लंबाई पे जो उपस्थित चार्ज होगा उसी को हम कहते हैं आवेश घनत्व, जिसको हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है। तो लैम्डा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, Q अपान L के। मतलब ये होता है आवेश घनत्व का कि आपने जो लंबाई ले रखी है उसमें आप कोई भी एक डिस्टेंस चूज करें। जैसे मान लीजिए ये हमारी लंबाई है, हमने ये लंबाई ले रखा है और इसमें चारों तरफ एक समान रूप से हमने आवेश को वितरित किया है। ठीक, ये हमने एक समान रूप से आवेश को वितरित किया है। हम कह रहे हैं कि आप इसका एक यूनिट इतना लीजिए, एक यूनिट इतना लीजिए और देखिए इसके ऊपर कितना चार्ज है, और इसी तरह से आप सबका देखिए, सबका यूनिट निकालते जाइए, एक एक यूनिट पर देखिए कितना चार्ज है। तो एक यूनिट के ऊपर जितना चार्ज होता है वो उसके घनत्व को रिप्रेजेंट करता है, और वो जो घनत्व होता है उसी को कहते हैं आवेश घनत्व। तो आवेश घनत्व इक्वल टू Q अपान L, और यहां से अगर Q की वैल्यू निकालें तो Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L। ये हमारा फार्मूला आगे यूज होगा, इसलिए हमने आपको बता दिया। तो इस वायर का जो हमने एल लंबाई का वायर लिया था, इस वायर का जो आवेश घनत्व Q होगा, लैम्डा होगा, ये Q अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, और यहाँ से Q बराबर लैम्डा इंटू L निकाल सकते हैं। मतलब आवेश घनत्व गुणे इसकी जो लंबाई होगी वो इस पे टोटल चार्ज के इक्वल होगा। ठीक, अब हम आगे इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये आपको समझ गया कि पृष्ठ के द्वारा जो टोटल वैद्युत फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, E इंटू 2 पाई आर एल के बराबर होगा।
यहाँ पे हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स कितना होगा और यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स है, जब आप इस फार्मूला का यूज करेंगे डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू डी ए कास थीटा, तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है ये 90 डिग्री है, तो कास 90 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। इसलिए हम इन दोनों को कैलकुलेट नहीं करना है, बस समझा दे रहे हैं कि जो हमारा ये बनने वाला एंगल है, यहीं पे समझ लीजिए, ये जो बनने वाला एंगल है ये डी फाई ई, फार्मूला यही यूज होगा डी फाई ई, ये फार्मूला यूज होगा डी फाई ई, ये वाला डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए कास 90 डिग्री, और कास 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो जब यहाँ पे रखेंगे ई डी ए कास 90 की वैल्यू 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो ये टोटल हो जाएगा 0, मतलब यहाँ से कोई भी हमारा वैद्युत फ्लक्स बाहर नहीं निकल रहा है। इसी तरह से यहाँ पे बनने वाला कोण 90 डिग्री है, तो जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे कास 90, तो कास 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये मल्टीप्लाई करके पूरा 0 कर देगा। मतलब इसके इस पॉइंट पे और इसके इस पॉइंट पे, ये जो हमारा नीचे का क्षेत्रफल है और ये जो हमारा ये क्षेत्रफल है, न इधर से कोई वैद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है, न इधर से कोई वैद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है। वैद्युत फ्लक्स जो बाहर निकल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसके वक्र पृष्ठ से बाहर निकल रहा है, जो कि हमने निकाल लिया है। ठीक, और चूंकि हमको ये पता है कि हमारे जो गॉस के प्रमेय से हमने क्या निकाला था, कि गॉस के प्रमेय से, यहाँ पे लिख भी लीजिएगा, गॉस के प्रमेय से किसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित चार्ज के लिए जो टोटल विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, यहाँ पे ये चार्ज है और ये इस पृष्ठ के अंदर है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर है, जिसको हमने बेलनाकार रूप में लिया है, तो इसके द्वारा जो टोटल विद्युत फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ठीक, क्योंकि इस चार्ज पे जो ये वायर पे जो उपस्थित चार्ज है वो क्या है, क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू एल, ये जो आवेश घनत्व तो हमने ले रखा है क्यू अपान एल, तो यहाँ से हमने क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू एल निकाल लिया, और इस क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू एल की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो फाई ई बराबर किसके हो जाएगा, लेमडा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट के। ये हमको मिल गया वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स गॉस के प्रमेय द्वारा जो हमने निकाला है वो लेमडा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, और हमने यहाँ पे जो इसके इक्वेशन के थ्रू निकाला है वो भी फाई इक्वल टू इंटू 2 पाई आर एल के इक्वल है। तो ये भी वैद्युत फ्लक्स है, ये भी वैद्युत फ्लक्स है, दोनों वैद्युत फ्लक्स है, तो ये आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होगा। इसलिए ई 2 पाई आर एल इक्वल किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। और हमें कैलकुलेशन करना है किसका, ई का। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये एल है, तो इस एल से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई है, जब ये नीचे जाएगा तो डिवाइड में होगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमने पहले इसको कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बच गया क्या, ई इज इक्वल टू लेमडा बच गया अपान एप्सिलॉन नॉट, और एक मल्टीप्लाई में ये आएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक, इसको अगर थोड़ा सा अरेंजमेंट करें तो क्या लिख सकते हैं कि ई बराबर 1 अपान 2 पाई आर लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों, हम कर रहे बता रहे हैं आपको, ऊपर जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, क्वांटिटी सेम रहती है। तो जब आप इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई इक्वल ये 2 है जो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आर अभी बच गया, तो आर को हम लिख रहे हैं इस 2 और लेमडा के साथ, तो इसका 2 के लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 लेमडा अपान ये जो आर है ये इसके नीचे लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर। तो इस पॉइंट पी पे जो टोटल विद्युत क्षेत्र होगा किसके थ्रू, इस वायर के द्वारा जो इस पॉइंट पी पर जो टोटल विद्युत क्षेत्र होगा वही है
1/4πε0 2 λ/r। लैम्डा क्या है? लैम्डा है इस वायर पे आवेश घनत्व, जिसको हमने शुरू में ही बता रखा था कि लैम्डा इक्वल टू Q/ε0। अगर इसी को आप वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 λ/r मॉडुलस इंटू r कैप, या तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी एक क्वांटिटी है। तो ये होता है हमारा वेक्टर फॉर्म, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म। तो इस पॉइंट P पे ये जो हमने पॉइंट लिया था, इस पे जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको हम गॉस के प्रमेय द्वारा भी निकाल सकते हैं कि इस पे द्वारा जो टोटल विद्युत क्षेत्र होगा वो E इक्वल टू 1/4πε0 2 λ/r के इक्वल होता है। ठीक, तो ये था हमारा गॉस के नियम का अनुप्रयोग। कब? जब हमारे पास एक समान रूप से एक वायर हो, चाहे वो वक्राकार हो चाहे वो सीधा हो, उसके ऊपर जो हमारे चार्ज होते हैं अगर एक समान रूप से वितरित हैं तो उसके द्वारा किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम गॉस के नियम का उपयोग करते हैं।